मैं दिसंबर दयाल साहब राष्ट्रीय विज्ञान राज्य करने वाले टोपली। आज हम सत्ता के प्रमुख लक्षणों में उसके प्रकार का अध्ययन करेंगे। जैसा कि विदित है कि प्रत्येक संगठन में सत्ता का वही स्थान होता है जो स्थान मानव शरीर में उसकी आत्मा का होता है, अर्थात बिना आत्मा के मानव शरीर निष्क्रिय हो जाता है। उसी प्रकार से सत्ता के अभाव में कोई भी संगठन व्यवस्थित नहीं रह सकता है। सत्ता अंग्रेजी भाषा के अथॉरिटी शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ऑक्टोरेटा से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आगे बढ़ाना होता है, अर्थात अपनी इच्छा संकल्पों को संपादित करने की जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, उसे सत्ता का से लिया जाता है। सत्ता का प्रयोग प्राचीन रोम के राज्यों में किया जाता था, जब सार्वजनिक सभाओं के माध्यम से कोई प्रस्ताव पारित किया जाता था और जब सीनेट की सहमति प्राप्त हो जाती थी, स्वीकृति प्राप्त हो जाती थी, तब ये माना जाता था कि उसे ऑक्टोरेटा प्राप्त हो चुका है, अर्थात उसे सत्ता प्राप्त हो चुकी है। तो सत्ता अपने आप में वो शक्ति नहीं होती है, बल्कि सत्ता आदेश देने का और उसके अनुपालन कराने की शक्ति होती है। सत्ताधारी के द्वारा अपने अधीनस्थों के लिए जिस प्रकार के आदेश जारी किए जाते हैं, इस प्रकार के आदेश को अनुपालन के लिए उनके पास प्रकार की जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, जो वैधानिक होती है, अर्थात जिसे नियमानुसार कानूनी मान्यता प्राप्त होती है, संविधान का संरक्षण प्राप्त होता है, न्यायालय को से संरक्षण प्राप्त होता है। तो विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में सत्ता को परिभाषित किया है। रॉबर्ट वाइसरेट के अनुसार सत्ता वह शक्ति होती है जो आदेश देने का संस्थात्मक अधिकार होता है। यह अपने आप में शक्ति नहीं होती है, क्योंकि शक्ति के पास अथॉरिटी नहीं होती है, शक्ति के पास वैधानिकता नहीं, वैलिडिटी नहीं होती है, लेकिन जो सत्ता होती है उसके पास वैधानिकता होती है, उसके पास वैलिडिटी होती है। इसलिए सत्ता जो होती है वह आदेश देने का अधिकार होता है, वह अपने आप को शक्ति नहीं होती है। इसी प्रकार से यूनिवर्सिटी की तरह जो परिभाषा दी गई है, यूनिवर्सिटी के माध्यम से सत्ता को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि सत्ता वह शक्ति होती है जो सम्मानित हो, ज्ञात हो और औचित्यपूर्ण होती है। कहने में लगे था कि सत्ता के बारे में सभी व्यक्ति को, देश के नागरिकों को समान रूप से जानकारी होती है और उसके प्रति श्रद्धा होती है, उन्हें सम्मान प्राप्त होता है। इसको लेकर के कानूनी रूप मान्यता होने के कारण, कानूनी रूप होने के कारण किसी व्यक्ति के द्वारा उसे स्पर्श नहीं किया जाता है, अर्थात सत्ता को किसी प्रकार का कोई गतिरोध नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई संदेह व्यक्त नहीं किया जाता है। तो यूनिवर्सिटी ने जो परिभाषा दी है कि सत्ता वह शक्ति होती है जो स्वीकृत होती है, सम्मानित होती है, ज्ञात होती है और औचित्यपूर्ण होती है। इसी प्रकार से थियो हेमन ने सत्ता को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते कहा है कि सत्ता वह वैधानिक शक्ति होती है जिसमें उच्च अधिकारी के द्वारा अपने अधीनस्थों के लिए काम के लिए आदेश जारी किए जाते हैं, आज्ञा के पालन कराने के लिए प्रयास किए जाते हैं और उन्हें काम करने के लिए बाध्य किया जाता है। लेकिन उच्च अधिकारी के द्वारा इस प्रकार की सत्ता का प्रयोग होता है, उसके द्वारा दिए गए आदेश का अवहेलना करें, उसके सबॉर्डिनेट्स के द्वारा की जाती है, उसके अधीनस्थ के द्वारा की जाती है, तो नियमानुसार उनके विरुद्ध अनुशासन कार्रवाई की जाती है। कहने का मतलब यह है कि सत्ताधारी के द्वारा दिए गए आदेश यदि उल्लंघन किया जाता है तो निश्चित रूप से सत्ताधारी व्यक्ति के द्वारा उनके विरुद्ध किसी प्रकार की जो अनुशासन जो कार्रवाई की जाती है, कई बार अधीनस्थों के विरुद्ध अनिश्चित काल के लिए उन्हें सरकारी सेवा से निलंबित कर देता है या बहुत अधिक लापरवाही की जाती है, कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता की जाती है, कार्रवाई की जाती है, तो कई बार अधीनस्थ को, श्रमिक को, कार्मिक को उसे सेवा से बर्खास्त कर देता है, पृथक कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब होता है कि हेनरी फेल ने ये परिभाषा दी है कि सत्ता आदेश देने का नहीं केवल आदेश देने का अधिकार होता है, बल्कि उसके पालन करने की शक्ति पाई जाती है। तो कहने का मतलब था कि इस तरह की परिभाषा दी गई है, इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की विधानों की परिभाषाओं के आधार पर सत्ता की बहुत सारी विशेषताएं बताई जा सकती है, उसके विभिन्न लक्षण बताए जा सकते हैं। पहली जो विशेषता बताई जा सकती है कि सत्ता की सबसे प्रमुख विशेषता होती है कि सत्ता हमेशा स्थिरता स्थान पर होती है। कहने का यह है कि सत्ता का जो प्रभाव होता है वो हमेशा उच्च अधिकारी से अधीनस्थ की ओर होता है, सबॉर्डिनेट की तरफ होता है, सदैव सत्ता उच्च शीर्ष स्थान पर निवास करती है। दूसरी बात, सत्ता अपने आप में शक्ति नहीं होती है, बल्कि वह एक वैधानिक शक्ति होती है, अर्थात शक्ति के साथ वैलिडिटी होती है, वैधानिकता होती है। तीसरी विशेषता की बात की जाती है कि सत्ता उच्च अधिकारी और अधीनस्थों के मध्य, अर्थात अधिकारी कर्मचारी के मध्य एक समन्वय स्थापित करती है। कहने यह था कि उच्च अधिकारी के द्वारा अधीनस्थ अधिकारी के आदेश जारी किए जाते हैं, सदैव अधीनस्थ इस बात की अपेक्षा रहती है, आशा रहती है कि उच्च अधिकारी के द्वारा उन्हें किसी किसी काम के लिए आदेश जारी किया जाएगा, इस कार्य काम करने के लिए पर रहते हैं। तो उच्च अधिकारी का अधीनस्थ की जो पारस्परिक संबंध स्थापित करने के लिए जो काम करती है, उसमें सत्ता काम करती है। चौथी विशेषता की बात की जाती है कि सत्ता के द्वारा न केवल कंट्रोल किया जाता है, न नियंत्रण किया जाता है, बल्कि विभिन्न डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो विभिन्न विभाग होते हैं, उनके मध्य कोऑर्डिनेट करने का काम किया जाता है। तो सत्ता के द्वारा नियंत्रण स्थापित किया जाता है और समन्वय स्थापित करने का भी काम किया जाता है। सत्ता विभिन्न प्रकार से
एक शीर्ष स्थान के विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं, तो कहने वाला यह था कि सभी जो प्रकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है उनमें सत्ता एक उनके लिए आवश्यक और अनिवार्य तत्व माना जाता है। कहने वाला यह था कि कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था होती है बिना सत्ता के व्यवस्थित नहीं रह सकती है, संचालित नहीं रह सकती है। तो उसी प्रकार से प्रत्येक जो डिपार्टमेंट होता है, जिसका प्रत्येक जो अधिकारी होता है, जो कर्मचारी होता है, उसके पास सरकार के थ्रू होती है। तो कहने वाला यह था कि सत्ता में सरकार की जो ज्ञात होती है, समझ में जानकारी प्राप्त होती है, सत्ता हमेशा उचित होती है। सत्ता में किसी प्रकार का कोई इंफ्लुएंस नहीं होता है और उसकी सरकार की वैधता की जांच करके सरकार की बात की जाती है, डाउट नहीं किया जा सकता है। तो यह सत्ता की बहुत सारी विशेषताएं होती है। सत्ता अपने आप में शक्ति नहीं होती है, बल्कि शक्ति के साथ वैधता होती है, वैलिडिटी होती है। शक्ति उपयोगिता होती है, जबकि सत्ता होती है आदेश देने के संस्थापन का अधिकार माना जाता है। केवल यह है कि सत्ता देने के द्वारा सरकार के आदेश जारी किए जाते हैं, उनके अनुपालन की सरकार की कार्रवाई की जाती है। तो सत्ता के द्वारा अपने अधीनस्थ सरकार के प्रत्येक संगठन में सरकार की सत्ता अवश्य पाई जाती है। तो सत्ता की सबसे प्रमुख विशेषता ये होती है कि सत्ता हमेशा शीर्ष स्थान पर रहती है। अब बात करते हैं सत्ता के प्रकार के बारे में बात करते हैं। जिस प्रकार से शक्ति के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं, उसी प्रकार से सत्ता के अन्य प्रकार बताए गए हैं। कहने में था कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता होती है, लेकिन अपने आप के वास्तविक प्रयोग नहीं होता है। अर्थात शक्ति के द्वारा, शक्ति धारक के व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्ति के व्यवहार को, आचरण को बलपूर्वक बदलने की कोशिश की जाती है। जब तक किसी व्यक्ति को शक्तिशाली नहीं कहा जा सकता है, जब तक उस व्यक्ति के द्वारा अपने हेतु के अनुरूप किसी दूसरे व्यक्ति के कार्य के व्यवहार को प्रभावित नहीं किया दिया जाता है। तो कहने का यह था कि किसी न किसी प्रकार से दूसरे शक्ति धारक के की जो कार्रवाई जाती है, तो शक्ति यहाँ पर बल प्रयोग की योग्यता का नाम होता है। इसी प्रकार से सत्ता आदेश देने का अधिकार होता है और सरकार के आदेश की पालना करने का संस्थापित अधिकार होता है। तो हम बात करते हैं सत्ता के विभिन्न प्रकार। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के 3 प्रकार बताए गए हैं। नंबर 1, परंपरागत सत्ता, ट्रेडिशनल अथॉरिटी। परंपरागत सत्ता यह सत्ता का वह रूप होता है जो किसी व्यक्ति या समूह को या संगठन को परंपरा के रूप में प्राप्त होती है। जिस प्रकार से परंपरा के रूप में, प्रथा के रूप में, रीति रिवाज के रूप में जब किसी व्यक्ति को अपने उत्तराधिकार प्रवेश की सत्ता जो प्राप्त होती है, उसे परंपरागत सत्ता कहा जाता है। जिस प्रकार से एक राजा के देहांत के बाद, एक राजा की मृत्यु के बाद उसके सबसे बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया जाता है, तो इस कार्य की सत्ता जो प्रयोग की जाती है, इसका सत्ता होती है, परंपरागत सत्ता के नाम से जाना जाता है। केवल ये था कि जिस प्रकार से शास्त्र भाव के जो निश्चय होते हैं, उसी प्रकार के पास वहां पर परंपरा सत्ता होती है। केवल ये था कि जिस प्रकार से शास्त्र के द्वारा अपने बहु के जिस प्रकार के काम करने के जिस प्रकार के जो फरमान जारी किए जाते हैं, जो आदेश जारी किए जाते हैं, वहां पर परंपरा सत्ता होती है। इस प्रकार की सत्ता होती है, उस सत्ताधारी व्यक्ति के द्वारा सत्ता का प्रयोग परंपरा के रूप में किया जाता है। सत्ताधारी व्यक्ति ये सोचकर इस प्रकार का आदेश जारी करता है कि उसके पूर्वज के द्वारा, उसके पूर्ववर्ती शासनाध्यक्ष के द्वारा या उसके पूर्ववर्ती इस कार्य सत्ता का प्रयोग किया जाता है। इस कार्य की जो परंपरा होती है, इस कार्य की जो परिपाटी के रूप में सत्ता प्रयोग जाती है, आदेश दिए जाते हैं, वहां पर परंपरा सत्ता होती है। जिस प्रकार से वर्तमान समय में ब्रिटिश सम्राट के जिस कार्य सत्ता का प्रयोग होता है, वह परंपरा सत्ता का सबसे बड़ा उपयोग धर्म माना जा सकता है। अर्थात ब्रिटिश सम्राट के पूर्व जिस प्रकार के मंत्रिमंडल की बैठक अध्यक्षता नहीं की जाती, जिस प्रकार के आज के वर्तमान सम्राट भी मंत्रिमंडल की बैठक अध्यक्षता करने के कार्य से उसका छोड़ चुका है, उसका विला कर चुका है। केवल यह था कि सम्राट परंपरा के रूप में मंत्रिमंडल की बैठक में देश में भाग नहीं लेता है, वह देश के बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने का आमंत्रित करने के लिए आमंत्रित करता है और उसके सलाह के अनुसार, उसके परंपरा के, उसके परामर्श के अनुसार ही अन्य सहयोगी चयन की जो बात करता है, फैसले की बात करता है, वह सम्राट के परामर्श के अनुसार ही संसद के देश को आहूत करता है, बुलाता है। तो कहने यह था कि जब ब्रिटिश सम्राट जिसका सत्ता का उपयोग रहता है, वह सत्ता परंपरागत सत्ता कहलाती है। जब वह सत्ताधारी के द्वारा परंपरा के रूप में, परिपाटी के रूप में इस कार्य की सत्ता का प्रयोग होता है, वह सत्ता परंपरागत सत्ता कहलाती है। ये मैक्स वेबर का मानना है कि इस कार्य की सत्ता होती है, किसी भी व्यक्ति या समूह को परंपरा के रूप में ही प्राप्त होती है, अर्थात उसे उत्तराधिकार के रूप में इस कार्य की सत्ता प्राप्त होती है, वह परंपरागत सत्ता कहलाती है। इसका सबसे बात की जाती है ब्रिटिश सम्राट को, ब्रिटिश राज को इसका सबसे धर्म बनाया जाता है। दूसरी बात की जाती है वैधानिक सत्ता। यह सत्ता का सबसे प्रभावी रूप माना जाता है। कैनोन यह था कि इस प्रकार की सत्ता को कानूनी रूप में स्वीकार किया जाता है, जो कि किसी भी व्यक्ति को कानून का पालन करने का वायलेशन करने का अधिकार नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार की सत्ता किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अधिकारी को, किसी भी कर्मचारी को
नियमानुसार किसी पद के दायित्व का कार्यभार ग्रहण करने के बाद इस प्रकार के आदेश जारी करने को उसे ऐसा अधिकार प्राप्त होता है, वह सत्ता वैधानिक सत्ता कहलाती है। जो लोक सेवक होते हैं, जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं, जो अधिकारी के कर्मचारी होते हैं, उनके द्वारा संबंधित पद के कार्यभार को ग्रहण करने के उपरांत ही उन्हें पद से संबंधित दायित्व का निर्वहन करने की सत्ता जो प्राप्त की जाती है, जो अथॉरिटी होती है, जो पावर होती है, उस प्रकार की सत्ता से वैधानिक सत्ता कहलाती है। तो ये है सत्तादेश का जो सबॉर्डिनेट होते हैं, जो अधीनस्थ होते हैं, उनके द्वारा इस सत्ता का इस प्रकार के जो आदेश जारी किए जाते हैं उनके अनुपालन से सूचित की जाती है कि उन्हें इस प्रकार की कानूनी मान्यता प्राप्त हो चुके कानूनी रूप से आदेश का उल्लेख की जाती है, अवहेलना नहीं की जाती है, उनकी सहमति की जाती है, अनुपालन की जाती है। तो इस प्रकार की सत्ता संसद में प्रभावशाली बन जाती है। इस प्रकार की सत्ता लोक सेवकों को, अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने पद के कार्यभार को ग्रहण करने के बाद ही उन्हें नियमानुसार सरकार के आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, उन्हें वैधता प्राप्त हो जाती है, अथॉरिटी प्राप्त हो जाती है। तीसरी सत्ता की बात की जाती है प्रॉपर्टी मैक्सिमम के अनुसार करिश्मा वाली सत्ता, अर्थात करिश्माई सत्ता। करिश्माई सत्ता का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति को अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण, किसी व्यक्ति को अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण निरंतर सत्ताएं प्राप्त होती है, वहां पर जो सत्ता होती है वो करिश्मा सत्ता कहलाती है। जिस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व जर्मनी के सम्राट हिटलर उसका की जो निरंतर सत्ताएं प्राप्त हो रही थी, उसका सत्ता का जो प्रयोग किया जा रहा था, वह सत्ता करिश्मा सत्ता कहलाती है। जब किसी नेता को निरंतर अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण, अपनी प्रभावशाली पर्सनैलिटी के कारण, उसे व्यक्ति के कारण उसे निरंतर चुनाव में सत्ता प्राप्त होती है और जनता के द्वारा उसे अपना नेता मान लिया जाता है, वह सत्ता करिश्मा सत्ता कहलाती है। भारतीय श्रीमती इंदिरा गांधी को इस काल सत्ता प्राप्त थी कि देश के किसी भी मुख्यमंत्री के द्वारा उसके द्वारा के आदेश को उल्लंघन करने का किसी को साहस नहीं था, तो देश के बहुत बड़ी जो दबंग जो महिला प्रधान इस काल की शक्ति जो प्राप्त थी, तो उनके दबंग होने के कारण की जो उनके निरंतर आदेश जो पालन की जाती थी, तो उनके जो काम करने की सत्ता थी वो सत्ता अधिकार सत्ता कहलाती है। तो अकॉर्डिंग नेक्स्ट पेपर के अनुसार तीन प्रकार सत्ता होती है, प्रारंभिक सत्ता होती है, वैधानिक सत्ता होती है, करिश्मा सत्ता होती है। जब परंपरा के रूप में किसी व्यक्ति या समूह इस काल का आदेश जारी करने की प्राप्त वो परंपरा सत्ता कहलाती है। इस काल की सत्ता ब्रिटिश सम्राट द्वारा रोकी जाती है। वैधानिक सत्ता प्रभावशाली सत्ता का रूप होता है, यहाँ पर सत्ता को कानून मान्यता प्राप्त हो जाती है, और जब किसी व्यक्ति को प्रभावशाली व्यक्ति के कारण निरंतर सत्ताएं प्राप्त होती है, चाहे वह नेता हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, तो वो सत्ता करिश्मा सत्ता कहलाती है। बाकी अपन कल करेंगे, आज हम अंतर करेंगे। धन्यवाद।